अच्छा, अभी हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की डिवीजन्स आएंगी। एक हमारे पास आती है एंटी मस्कुरेनिक की, उसके बाद हमारे पास गिंग्लियोनिक है और हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो एंटी मस्कुरेनिक है उनमें से जो हमारे पास करने वाले हैं वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन का सबसे पहले अगर मैम पूछेंगी तो मैम पूछती हैं उसका एक्शंस क्या हो रहे हैं। ठीक है, ये इंट्रो वगैरह को छोड़ दो। एट्रोपिन का एक्शन उसका हमारे पास आता है आइज़ के ऊपर। आई के ऊपर वो क्या करवाता है, आई के ऊपर उसका एक्शन क्या है कि उसने मिड्रेसिस करवानी है। ठीक है, मिड्रेसिस करवानी है और साइक्लोप्लेजिया करवाना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें तुम याद कर लो। उसके बाद जीआईटी में आएगा, जीआईटी में उसने क्या करवाना है, उसने जीआईटी की एक्टिविटी को रिड्यूस करवाना है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है उसका एक्शन कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर में हमारे पास आता है कि एट्रोपिन जो है वो डोज डिपेंडेंट है। लो डोज के ऊपर उसका क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगी हार्ट रेट को, और हाई डोज के ऊपर वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी हार्ट रेट को। फिर हमारे पास आता है सिक्रीशंस। सिक्रीशंस में उसने क्या करना है, उसने जो सिक्रीशंस हो उसको इनहिबिट करवाना है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ प्रोड्यूस करेगी जिसको हम जीरोस्टोमिया कहते हैं। जो उसके एक्शन थे वही उसका थेराप्यूटिक यूज़ है, मतलब वो आइज़ के ऊपर एक्ट कर रहा है ना, तो वही उसका ऑप्थेल्मिक यूज़ आएगा। ठीक है, वो मिड्रेसिस करवाएगा। एंटीस्पाज्मोडिक यानी कि वो जीआईटी की एक्टिविटी को कम करेगा, जीआईटी को रिलैक्स करवाएगा। कार्डियोवैस्कुलर भी वही आएगा कि वो क्या करेगा, ट्रीट करेगा ब्रेडिकार्डिया को। एंटी सिक्रीटरी वही, यानी कि ये सिक्रीशंस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इसको छोड़ देना। उसके बाद हमारे पास अगर हमने फार्माकोकाइनेटिक्स भी नहीं देखनी, हमारे पास आता है एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट जो कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अगर एडवर्स इफेक्ट करने हैं तो यहाँ पे ये वाले जो बने हुए हैं, ये ब्लड विजन, कन्फ्यूजन, मिड्रेसिस, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी कंटेंट, ये देखो ये हमारे पास है सारे मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट। जितने भी मस्कुरेनिक हैं उनमें तुम सिर्फ ये 4-5 याद कर लो, सब में ये फिट आएंगे। दूसरा हमारे पास स्कोपोलामीन है। स्कोपोलामीन का एक्शन बस याद कर लो कि ये क्या करता है, ये मोशन सिकनेस के लिए हमारे पास आता है स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन है मोशन सिकनेस करना, ये इसका थेराप्यूटिक यूज़ आएगा। क्या करेगा कि वो मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करेगा और जो हमारे पास नोजिया और वोमिटिंग है उनको जो है ना प्रिवेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एसिलिडीनियम, ग्लाइकोपारोलेट, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। इनमें चारों के अंदर मेन इनका काम क्या है कि ये हमारे पास हैं सीओपीडी के ड्रग्स। ठीक है, ये इन्होंने ट्रीट करना है सीओपीडी को। ये देखो ये हमारे पास लिखा हुआ मेन, ये मैम ने शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा था कि सीओपीडी यानी कि हार्ट डिजीज या पल्मोनरी डिजीज़ है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को कौन से ड्रग्स हैं ट्रीट करते हैं, तो उनमें इन 4 के जो है ना वो नेम आने थे। ठीक है, तो इनका थेराप्यूटिक यूज़ बस ये याद करना है कि हमारे पास एस्थमा और सीओपीडी की ट्रीटमेंट के लिए हम इन 4 ड्रग्स को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे इधर से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ट्रोपिकामाइड है। ये यहाँ से अगर तुम ये टेबल पे फोकस कर लो, यहाँ से पढ़ लोगे ना, तो इन सब का थेराप्यूटिक यूज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गिंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। गिंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में हमारे पास आएगा निकोटीन। निकोटीन हमारे पास सिंपल एक जो है ना सिगरेट स्मोक का जो है ना कंपोनेंट है, जिसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है, बस उसके मतलब कह लो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा। और ये क्या करता है, अगर हम इसका एक्शन देखो तो निकोटीन ने सबसे पहले क्या करना है, लो डोज के ऊपर वो डीपोलराइजेशन करवाएगा। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लो डोज के ऊपर वो डीपोलराइज करवाएगा और हाई डोज के ऊपर निकोटीन ने पैरालिसिस करवानी है गैंग्लिया की, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में हमारे पास आते हैं 2 तरह के, एक आते हैं नॉन डीपोलराइजिंग है, ठीक है, और एक आते हैं हमारे पास डीपोलराइजिंग। जो नॉन डीपोलराइजिंग है ना, उनके अंदर हमारे पास ये कुछ ड्रग्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास था क्यूरारी। ठीक है, क्यूरारी के बाद ये ट्यूबाक्यूरारिन, सिसेट्रिक्यूरियम, पेनक्यूरोनियम, वेक्यूरोनियम वगैरह। इनका मैकेनिज्म देखते हैं। लो डोज के ऊपर इन्होंने क्या करना है, सिंपल मैं बताती हूँ। लो डोज के ऊपर इन्होंने इनहिबिट करना है हमारे पास एसिटाइलकोलिन के ब्लॉकर्स को। ठीक है, ये जो है ना एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे और डीपोलराइजेशन को इनहिबिट करेंगे। लो डोज के ऊपर वो क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे और डीपोलराइजेशन को प्रिवेंट करेंगे, बस। उसके बाद हमारे पास हाई डोज आती है। हाई डोज के ऊपर ये ब्लॉक करेंगे आयन चैनल्स को, आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे और उधर वहाँ पे दोबारा जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है ना उसको प्रिवेंट करेंगे, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करेंगे। इनका एक्शन क्या है, एक्शन ये सबसे पहले मतलब इनका अगर हम एक्शन देखें तो ये जो है वो एक्ट करेंगी हमारे पास सबसे पहले फेस पे, फिर आइज़ पे, मतलब इनके मसल्स को सबसे पहले पैरालाइज करना है। इनका एक्शन क्या है कि ये जो मसल्स है ना, जो स्मॉल और जो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं उनको पैरालाइज करवाते हैं। पहले जो है ये फेस के और आइज़ के मसल्स को पैरालाइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं ये फिंगर्स को,
लिम्स को, नेक को, ट्रंक को और इंटरकोस्टल मसल्स को और सबसे एंड पे डायाफ्राम के मसल। इन सारे मसल्स को इनका एक्शन है कि इन्होंने ब्लॉक करना है। फार्माकोकाइनेटिक्स छोड़ देनी है। एडवर्स इफेक्ट इसके इतने एज एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। अगर इनके एडवर्स इफेक्ट देखने हैं तो वो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये मैंने इधर लिखे हुए हैं। इनका एडवर्स इफेक्ट में क्या करेंगे, मसल पेन है, हाइपरकैलेमिया है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देंगे और हाइपरथर्मिया करवाएंगे, ठीक है। ये 3-4 हैं, वैसे इसके पूछा नहीं था मैम ने। ड्रग इंट्रैक्शंस को छोड़ दो। फिर हमारे पास आता है डीपोलराइजिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग एजेंट्स में हमारे पास एक ही एंजाइम है, वो है सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन हमारे पास एक डीपोलराइजिंग एजेंट है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि सक्सिनाइल कोलिन के अंदर 2 फेसेस आएंगे, ये लिख देना। ये है हमारे पास फेज़ 1। फेज़ 1 में उन्होंने क्या करना है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का हमें पता है कि सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और वहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी। फेज़ 2 में जाकर क्या होगा कि जब डीपोलराइजेशन ख़त्म होगी, वहाँ पे रीपोलराइजेशन होगी, ठीक है, रीपोलराइजेशन, तो वहाँ पे मसल्स की फ्लैसिड पैरालिसिस होगी। बस इनका ये एक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे एक्शन छोड़ दो, ये वही मैकेनिज्म बताया हुआ है। फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में बताना है इधर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं। थेराप्यूटिक यूजेस में ये क्या करते हैं, ये जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस हैं, जो इंट्यूबेशन को रैपिडली परफॉर्म करवाते हैं और जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक ट्रीटमेंट है उनमें यूज़ होते हैं। ये 2 काम है इनका। ये क्या करते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं जब हमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन रिक्वायर्ड है या हमारे पास इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक ट्रीटमेंट है, तब यूज़ होंगे। एडवर्स इफेक्ट्स में ये इनके हेडिंग्स याद कर लो, हाइपरथर्मिया होगी, एपनिया हो जाएगा और हाइपरकैलेमिया, बस।